ये कहानी है एक राधिका नाम की लड़की की, जो अपनी माँ जया और पिता हितेश के साथ रहती थी। ये शहरों के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम विद्यानगर था। उसी गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका की माँ जया एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो अपने घर में रहकर नई नई खोज किया करती रहती थी, जैसे कभी सभी के लिए नए नए पकवान बनाना और कभी सुंदर सुंदर बिछौना बनाना। ये सारी कलाकारी करना उसे बहुत अच्छा लगता था। और हितेश एक किसान था। हितेश के पास खुद का एक छोटा सा तालाब था, जिसमें वो कमल के फूलों की खेती किया करता था। खेती करने में बहुत मेहनत लगती थी और हितेश जी तोड़ मेहनत करता था। राधिका 8वीं कक्षा में गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल बेशक सरकारी था, पर उसमें समय समय पर पैसों की मांग होती रहती थी, जैसे कभी असाइनमेंट जमा करना तो कभी एग्जाम की फीस भरना। टीचर अक्सर बच्चों से किसी न किसी चीज के लिए पैसे मांगती रहती थी। एक दिन राधिका अपने पिता से पैसे मांगते हुए कहती है, पापा, स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं, जिनकी फीस जमा करनी है। आपके पास पैसे हो तो मुझे दे दो ना। अरे बेटा, तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुझे पैसे दे देता। मैंने अभी अभी घर में राशन का सामान भरवा लिया है और तू तो जानती ही है, हमारे पास तालाब ज्यादा बड़ा नहीं है। उसमें थोड़े ही कमल के फूल पैदा होते हैं, उनसे थोड़ा ही पैसा मिलता है। कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा कमल के फूल उगाऊंगा। जब वो बेचने जाऊंगा तो जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से तू अपने स्कूल की फीस भर लेना। ठीक है पिताजी। उदास होकर राधिका अपने कमरे में चली जाती है। वो जानती थी कि स्कूल की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर घर की मुश्किल हालात को देखकर वो अपने पापा से इस बारे में दो पारा कह ना सकी। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, काश कुछ ऐसा हो जाता कि हमारे घर की सारी मुसीबतें दूर हो जाती और घर की हालात ठीक हो जाते। पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी पाई पाई करके घर का खर्चा चला पाते हैं। ये सब बोलते बोलते राधिका सो जाती है। अगली सुबह उठकर राधिका स्कूल के लिए तैयार होती है और नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद क्लास की टीचर राधिका से कहती है, राधिका, क्या तुम आज फीस लेकर आई हो? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं जानती हूँ, पर क्या आप मुझे थोड़ा सा समय और दे सकती हैं? वो दरअसल बात ये है कि घर में इस समय पैसे नहीं है। जैसे ही पिताजी अगली फसल बेचेंगे, मैं आपको फीस दे दूंगी। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो तुम्हारे अकेले की फीस ना जमा होने की वजह से बाकी बच्चों की भी फीस जमा नहीं हुई है। अगर तुम फीस जमा नहीं कर सकती तो बता दो, मैं तुम्हारा नाम स्कूल से काट देती हूँ। कम से कम बाकी बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने दो। टीचर की खरी खोटी बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और राधिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। देखो राधिका, ये आंसू मुझे मत दिखाओ। अगर तुम फीस नहीं भर सकती तो मुझे बता दो, मैं बाकी बच्चों की फीस जमा कर देती हूँ। तुम अगली बार परीक्षा दे देना। नहीं मैम, ऐसा मत कहिए, मेरा पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। मेरे माता पिता मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर फीस भर दूंगी। अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हारे लिए इस हफ्ते तक रुक जाती हूँ, पर याद रखना, इस हफ्ते मुझे तुम्हारी फीस चाहिए, नहीं तो तुम इसी क्लास में बैठी रहना। इसके बाद राधिका जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी टीचर एक अनाउंसमेंट करते हुए कहती है, हाँ तो बच्चों, मैं तुम सबको बता दूं कि तुम्हारे एग्जाम से पहले तुम्हारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, जिसमें तुम सभी बच्चों को फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तुम सभी का आना बहुत जरूरी है और सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। और हाँ राधिका, तुम्हें पहले फीस जमा करनी है, उसके बाद फंक्शन में आना है, समझ गई? अरे मैम, ये क्या ही आएगी, इसके पास तो स्कूल में पहनने के लिए भी ड्रेस नहीं है, फिर ये फैशन कंपटीशन में क्या पहनेगी?
एक तो टीचर की बात सुनकर राधिका को बहुत ज्यादा दुख होता है। ऊपर से अब क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। राधिका किसी तरह खुद को संभालती है और स्कूल खत्म हो जाने के बाद वो भागते हुए अपने पिताजी के तालाब पर पहुंच जाती है। उस समय तालाब पर राधिका के पिता नहीं थे। वो घर पर दोपहर का खाना खाने गए हुए थे। हे ऊपर वाले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे अपने माता पिता से एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे मांगू? वो किसी तरह से तो मेहनत करके घर का खर्चा चलाती हैं और मैं उनसे हमेशा अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती रहती हूँ। पर अब बहुत हुआ, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई क्यों न छोड़नी पड़े। मैं उन्हें और परेशान नहीं करूँगी। पर अब मैं क्या करूँ? राधिका ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और परेशान होकर वो तालाब के किनारे एक तरफ बैठकर रोने लगती है। तब राधिका को ये महसूस होता है कि उसके पिता कितने गरीब हैं। उन्होंने कभी त्योहार पर खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदे और ना ही माँ ने अपने लिए एक नई साड़ी खरीदी है। फिर वो ऐसे में हमेशा अपनी माता पिता से पैसे कैसे मांगे? अपनी ये सारी स्थिति को देखकर राधिका को समझ ही नहीं आता कि वो अब फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए। नहीं, अब बस बहुत हुआ। मैं अपने माता पिता से फीस के पैसे नहीं मांगूंगी। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। हे ऊपर वाले, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। राधिका की ये सारी बातें पेड़ पर रहने वाली प्रिया परी सुन रही होती है। तभी वो परी पेड़ से बाहर निकलती है और राधिका से कहती है, हेलो राधिका, तुम कैसी हो? तुम जानती हो मैं इस पेड़ में रहने वाली एक परी हूँ और मैं यहाँ पर लोगों की मदद करती हूँ। इस समय मुझे लग रहा है कि तुम्हें मदद की बहुत जरूरत है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी और नेक दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मेरी सचमुच मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मांग कर तो देखो। तभी राधिका अपनी सारी कहानी परी को सुनाती है। अच्छा, तो तुम इसलिए इतना परेशान हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। और तो और तुम्हारे पिताजी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। इसके बाद परी एक जादू करती है और वहाँ पर तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी तालाब तक जाती है। तालाब में पहुँचने के बाद वहाँ पर सारे कमल के फूल बिल्कुल खिल उठते हैं। पूरे तालाब में बहुत ही ताजे कमल के फूल हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा? अच्छा, मैं समझ गई। इन सारे कमल के फूल को बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, है ना? नहीं, तुम्हें इन कमल के फूलों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो देखती है कि कमल के फूल के आँख, नाक और मुंह बने हुए हैं। अरे ये क्या? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सजीव कमल का फूल हो। हाँ राधिका, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। हम जादुई कमल के फूल हैं। जब तक हम इस तालाब में लगे हुए हैं, हमारे अंदर जान बनी रहेगी और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। बदले में तुम्हें बस हमारी देखभाल करनी होगी। और हाँ, तुम हमसे कुछ भी मांग सकती हो। जो भी तुम मांगना चाहती हो बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। हे जादुई कमल के फूल, मुझे इस समय अपने स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी बात है। ये लो, ये पैसे ले लो और इन पैसों को ले जाकर अपने स्कूल की फीस भर दो। तभी जादुई कमल के फूल से पैसे लेकर राधिका उन पैसों को लेकर अपने घर चली जाती है। राधिका कमल के फूल को धन्यवाद देती है और घर जाकर अपने माता पिता को परी की पूरी कहानी सुनाती है। ये कहानी सुनकर जया और हितेश बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद राधिका उन पैसों में से थोड़े से पैसे लेकर अपने स्कूल की फीस भर देती है
और अब स्कूल में होने वाला फैशन ड्रेस कंपटीशन भी नजदीक आ गया था। इसलिए उसने उन पैसों में से थोड़े से पैसों से अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी खरीद ली थी। राधिका उस ड्रेस को पहनकर फैशन ड्रेस कंपटीशन में जा रही होती है कि तभी एक झाड़ी में उलझकर उसकी ड्रेस फट जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब इतनी जल्दबाजी में वो नई ड्रेस कहां से लेकर आए। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अब मैं इतनी जल्दबाजी में नई ड्रेस भी नहीं खरीद सकती। मैं वापस जादुई कमल के फूल के पास जाती हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर दे। इसके बाद राधिका भागते भागते अपने तालाब के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर कमल के फूल को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी जादुई कमल का फूल अपने कमल के फूलों से राधिका के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन वाला नील कमल फूल का लहंगा तैयार कर देता है। ये नील कमल से बना हुआ लहंगा देखकर राधिका को बहुत अच्छा लगता है। लहंगा दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। राधिका जल्दी से उस लहंगे को पहन लेती है। वो स्कूल के लिए देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से वो भागते भागते स्कूल में पहुंच जाती है। और इसके बाद जब राधिका स्कूल में पहुंच जाती है तो सभी लोग राधिका को देखते ही रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी नील कमल फूल से बना हुआ लहंगा नहीं देखा था। किसी की भी नजर राधिका से नहीं हट रही थी। अरे वाह राधिका, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा लहंगा इसे कौन से शोरूम से खरीदा है? हमने तो आज तक ऐसा लहंगा कभी नहीं देखा। वाकई बहुत सुंदर है। अब क्लास के सभी बच्चे राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। राधिका उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है और राधिका फैशन ड्रेस कंपटीशन भी जीत जाती है, क्योंकि बाकी स्कूल के बच्चों ने कुछ भी अलग नहीं पहना था। राधिका सबसे अलग दिख रही थी और खूबसूरत भी लग रही थी। अब राधिका की अच्छाई की वजह से आज उसे अपने जीवन में इतना अच्छा फल मिल गया, जिसकी वजह से उसके माता पिता को भी अब बहुत आराम था। सभी लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर नए तरीके से अच्छे से रहने लगते हैं और अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। झारखंड राज्य में नैनीताल नाम का एक शहर था, जिसमें फूलों की एक घाटी थी। किसी समय में इस फूलों की घाटी में एक छोटी सी प्यारी सी 4 साल की लड़की पिंकी अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे, उनके पास रहने का घर भी नहीं था, इसीलिए वो लोग एक छोटी सी घास से बनी झोपड़ी में रहा करते थे। पिंकी के बाबा गणेश बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, इसीलिए काम पर नहीं जा पाते थे। ऐसे में पिंकी की माँ मालिनी को घर का खर्च चलाने के लिए बाहर काम करने जाना पड़ता था। मालिनी फूलों की घाटी से फूल तोड़कर शहर जाती और उन्हें शहर में बेचा करती थी, लेकिन उससे जो भी पैसे मिलते थे वो बहुत कम थे, जिससे उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। एक दिन जब मालिनी फूल बेचने शहर गई हुई थी, तब पिंकी अपने पिता के साथ घर में अकेली थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। पिंकी आवाज सुनकर अपने घर से बाहर आती है तो देखती है सड़क पर खिलौने बेचने वाला आया है। वो सब बच्चों को खिलौने खरीदने के लिए बुला रहा था। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। सुंदर सुंदर गुड़िया है, हाथी गोल मटोल है, रंग बिरंगी चिड़िया है, बंदर भालू शेर है, उल्लू है बिल्ली है, सर पर दौड़ता घोड़ा, देखो कुत्ता काला काला, कछुआ चले बस थोड़ा। अंकल अंकल, मुझे भी खिलौना चाहिए। मेरे पास हाथी है, बंदर है, शेर है, गुड़िया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो वो सुंदर सा भालू चाहिए। हाँ हाँ ये लो, ये भालू 10 रुपए का है। पर अंकल, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर भालू नहीं मिलेगा, पहले घर जाकर पैसे लेकर आओ, तभी भालू मिलेगा। तभी पिंकी की सहेलियाँ रानी, गुड़िया और काजल भी वहाँ पर आ जाती हैं। अरे पिंकी, तुमने कौन सा खिलौना खरीदा? तभी खिलौने वाला बोला, अरे बेटा, पिंकी को भालू चाहिए, पर इसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सुनते ही उसकी सब सहेलियाँ उस पर हंसने लगती हैं।
अरे इसके पास कहाँ से पैसे आएंगे? ये तो बहुत गरीब है। और नहीं तो क्या, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारी ही क्लास में पढ़ती है। इसके पास तो पहनने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं है। टीचर रोज इसको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए डांटती है। इतना बोलकर तीनों मिलकर हंसने लगती है और खिलौने खरीदने लगती है। पिंकी उन लोगों को वहाँ खड़े खड़े खिलौने खरीदते हुए देखती रहती है। अंकल मुझे वो बंदर दिखाना। ये देखो कितना सुंदर है ये। और मुझे वो प्यारी सी गुड़िया चाहिए। हाँ हाँ ये देखो। मुझे तो हाथी चाहिए। अंकल जरा वो दिखाना। हाँ ये लो, पर हाथी 15 रुपए का है। ठीक है ये लो 15 रुपए। मुझे भी वो गुड़िया दे दो। कितने की है? 20 रुपए की। मुझे भी ये बंदर चाहिए। ये कितने का है? ये बंदर 30 रुपए का है। इस तरह वो तीनों लड़कियाँ खिलौने खरीदकर अपने अपने घर चली जाती हैं और पिंकी भी रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। शाम को जब मालिनी फूल बेचकर अपने घर आती है तो देखती है कि पिंकी अपने मुंह को हाथों से ढककर घर के कोने में बैठी रो रही थी। मालिनी पिंकी के पास जाकर बहुत ही प्यार से उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ, आज हमारे घर के बाहर खिलौने बेचने वाला आया था। मेरी सब सहेलियों ने खिलौने खरीदे। उन सबके पास पैसे थे, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसलिए वो सब मेरा मजाक उड़ा रही थी और मुझ पर हंस भी रही थी। माँ, मुझे भी खिलौना चाहिए। मुझे खिलौना खरीदने के पैसे दो ना। नहीं बिटिया, तुम्हारे बाबा बीमार हैं, वो काम नहीं कर सकते और मुझे फूल बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं तुम्हारे लिए खिलौना खरीद पाऊँ। नहीं नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। मुझे खिलौना ला कर दो। अच्छा मेरी प्यारी बिटिया, देखो तो मेरे पास कितने सुंदर फूल हैं, ये तुम रख लो। और फिर मालिनी अपने फूलों की टोकरी में रखे 3 कमल के फूल पिंकी को दे देती है। ठीक है, पर मुझे आज मिठाई तो खिलाओगी ना? तुमने कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे आज मिठाई खिलाओगी। नहीं पिंकी, तुम्हारे बाबा की दवाई में सारे पैसे खर्च हो गए। तो मेरी स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं लाई क्या? मुझे टीचर रोज डांटती है, कहती है अगर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है तो स्कूल मत आया करो। तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म मैं अगले हफ्ते ला दूंगी। अब मुझे खाना बनाने दो। तुम्हारे बाबा को दवाई भी तो देनी है ना। अगर उन्हें समय पर दवाई नहीं मिलेगी तो वो ठीक कैसे होंगे और काम पर कैसे जाएंगे? और तुम्हारे लिए खिलौने भी तो खरीदने हैं ना। इतना कहकर मालिनी खाना बनाने चली जाती है। पिंकी के बाबा वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे पिंकी और उसकी माँ की बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो पिंकी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी माँ अकेले काम करती है जिससे हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि मैं भी काम पर जा पाऊं और हमारी परेशानियाँ थोड़ी कम हो जाएं। माँ तो मेरी कोई बात नहीं सुनती और बाबा भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। मुझे प्यार भी नहीं करते। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये सोचते हुए पिंकी घर के बाहर निकल जाती है। चलते चलते उसे सड़क के उस पार एक मैदान दिखाई देता है। वो सड़क किनारे बने उस मैदान में एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और अपने हाथों में जो कमल के फूल थे उन्हें वहीं जमीन पर पटककर अपने दोनों हाथों से मुंह को ढककर रोने लगती है। तभी पिंकी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ प्यारी पिंकी, क्यों रो रही हो? ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? हम हैं, यहाँ नीचे देखो। अरे तुम तो कमल के फूल हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? हम जादुई कमल फूल हैं, परी लोक से यहाँ पृथ्वी पर आए हैं। परी लोक से? ये कहाँ पर है? उधर बादलों के ऊपर है परी लोक, जहाँ पर सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? इसके लिए तुम्हें पहले रानी परी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। क्या रानी परी? हाँ, रानी परी परियों की रानी है। परीलोक में अपने बड़े से महल में रहती है। उनके महल में बहुत बड़ा फूलों का बगीचा है
जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, रंग बिरंगे चमकीले और जादुई फूल। हम भी उसे बगीचे के फूल हैं। जब परी लोग से रानी परी यहाँ फूलों की घाटी की सैर करने आई थी, तो हमें भी अपने साथ लेकर आई थी और हमें जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए यहाँ फूलों की घाटी में एक नदी में छोड़कर वापस परी लोग चली गयी। जब तुम्हारी माँ फूल चुनने फूलों की घाटी में आई, तो तुम्हारी माँ ने हमें भी अपनी टोकरी में रख लिया और इस तरह से हम तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे घर आ गए। तुम क्यों रो रही हो? तुमको जो भी परेशानी है वो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जादुई कमल फूल, हम बहुत गरीब हैं। माँ मुझे खिलौना नहीं दिलाती और मिठाई भी नहीं खिलाती है और मेरी सारी सहेलियाँ भी मेरा मजाक उड़ाती है क्योंकि हमारे पास रहने को घर नहीं है और वो सब बड़े बड़े घरों में रहती है। मेरी स्कूल टीचर भी मुझे रोज डांटती है, कहती है अगर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है तो स्कूल मत आया करो। मेरे पापा बहुत बीमार हैं और उनकी दवाई खरीदने में माँ के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर भी पापा ठीक ही नहीं हो रहे हैं। पिंकी सुनो, हम अपनी जादुई शक्ति से रानी परी को यहाँ बुला रहे हैं। तुम उनसे प्रार्थना करना कि वो तुम्हारी मदद करें। ठीक है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मेरी मदद जरूर करें। फिर वो तीनों जादुई कमल के फूल रानी परी को पुकारने लगते हैं। हे रानी परी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और हमें दर्शन दो। ये सुनकर कुछ ही क्षणों में वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुम लोगों ने? रानी परी, ये छोटी सी बच्ची पिंकी है। हमने इस बच्ची की मदद करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। हाँ रानी परी, मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, मैं अपनी जादुई शक्ति से इन कमल फूलों को इच्छा पूरी करने वाले 3 कमल फूल के महलों में बदल रही हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम इन महलों में जाकर मांग सकती हो। ये कहकर रानी परी अपने हाथ में पकड़ी हुई जादुई छड़ी से तीनों कमल फूलों को आदेश देती है। हे जादुई कमल फूल, तुम तीनों सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल फूल के महलों में बदल जाओ। ये सुनकर वो तीनों जादुई कमल फूल 3 बड़े बड़े महलों में बदल जाती हैं। अब मैं चलती हूँ और ये जादुई महल स्थायी रूप से यही रहेंगे और हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे। ये कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। तभी पहला कमल फूल महल पिंकी से कहता है, अंदर आओ और जो चाहिए मांग लो। ये सुनकर पिंकी उस महल के अंदर चली जाती है और कहती है, सुनो जादुई कमल फूल वाली महल, मुझे बहुत सुंदर सुंदर खिलौने चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे खिलौने प्रकट हो जाते हैं। पिंकी फिर कहती है, सुनो जादुई कमल फूल वाले महल, मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए। पिंकी के इतना बोलते ही वहाँ पर ढेर सारी मिठाई, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कैंडी और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। पिंकी अब फिर से कहती है, अब मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े और एक स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए। ये सुनते ही वहाँ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे परियों वाले फ्रॉक और स्कूल यूनिफॉर्म भी आ जाती है। अब पिंकी बहुत खुश होती है और सारा सामान लेकर बाहर आ जाती है। तभी उसे दूसरे जादुई महल से आवाज आती है, सुनो पिंकी, तुम अपने माँ बाबा को लेकर यहाँ आओ, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। पिंकी ये सुनकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको और बाबा को मेरे साथ अभी कहीं चलना है, चलो ना। पिंकी की माँ मालिनी खाना बना रही थी। वो पिंकी से पूछती है, अरे बेटिया, कहाँ जाना है? चलो ना माँ, और बाबा को भी साथ में ले चलो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। फिर पिंकी अपने माँ बाबा को उस जादुई कमल फूल के महल के अंदर ले जाती है और महल के अंदर जाते ही पिंकी के बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेरी रानी बेटी, आज तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो लोग खुशी खुशी बाहर निकल जाती हैं। तभी तीसरे जादुई महल से आवाज आती है, सुनो पिंकी, मेरे पास परी लोग के बगीचे के बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। तुम इन फूलों को ले जाकर शहर में बेच सकती हो, जिससे तुम अपना गुजारा अच्छे से कर सकोगी।
अब तो पिंकी के माँ बाबा उस घर से रोज फूल लाकर शहर में बेचने लगे और फूल भी इतने सुंदर थे कि हर कोई देखते ही उन्हें खरीद लेता था। उन फूलों को बेचकर उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बना लिया। अब पिंकी जब भी किसी बीमार और जरूरतमंद को देखती तो उन्हें उनकी मदद के लिए उन जादुई कमल फूल के महल में ले जाती और उनकी समस्या को दूर करने में मदद करती, जिससे सभी लोग उसको बहुत प्यार करते और उसको शाबाशी देते। बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है धर्मपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां पूनम अपनी माँ रेखा के साथ रहती थी। कई सालों पहले रेखा के पति का एक बस में एक्सीडेंट हो जाने के कारण रेखा एक विधवा औरत बनकर रह गई थी, जिसके बाद रेखा घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी और वहाँ से फ्री होने के बाद घर के पास एक बुटीक की दुकान में देर रात तक काम करती और इस तरह अपना घर चलाती है। रेखा अपनी बेटी पूनम को बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई करवाना चाहती थी, जिसके कारण वो अपनी बेटी पूनम को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। रेखा रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी पूनम के लिए पाई पाई इकट्ठा करती है और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला करती है और पूनम को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है। पूनम पढ़ने में बहुत होशियार होती है और वो अपनी क्लास में हर बार टॉप करती है। फिर पूनम इस बार एक अच्छे स्कूल में 11वीं में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेती है और खूब लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ रात दिन मेहनत करके उसके लिए पाई पाई इकट्ठी कर रही है और उसे अच्छे स्कूल में 11वीं और 12वीं करवाना चाहती है। बेटी, मैं इस गरीबी में अपनी बेटी पर कोई आँच नहीं आने दे सकती और तुम्हें मैं सीए बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लड़कियों को घर के काम काज करते देखती आई हूँ, लेकिन बेटा, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊं या फिर उसे सीए बनाऊं और मैं चाहती हूँ कि अब जब तुमने कॉमर्स ले ही लिया है तो तुम सीए बनो और मेरा नाम रोशन करो। जी माँ, जरूर। मैं बहुत मेहनत करूँगी और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूँगी। रेखा अपनी बेटी पूनम को अपने जीवन के बारे में बताती है और पूनम अपनी माँ से पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाने की बातें करती है। इस तरह पूनम अगले दिन स्कूल जाती है और वो स्कूल पहुंचकर देखती है कि बाकी सभी लड़कियां 11वीं कक्षा में आने के बाद सभी अपने स्किल पर काम कर रही होती हैं। कोई पार्लर का कोर्स कर रहा होता है तो कोई होम साइंस ले रहा होता है तो कोई कुछ और ये सब देखकर पूनम कंफ्यूज हो जाती है। अब क्या होगा? जोश में आकर तो मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस कर दिया, लेकिन मैं कैसे इतनी मुश्किल पढ़ाई कर पाऊंगी? मेरी क्लास का तो कोई बच्चा भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। क्या पता मैं कॉमर्स लेकर फंस न जाऊं, लेकिन माँ का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। पूनम मन ही मन ये सब सोच रही होती है कि तभी क्लास के सभी बच्चे डिवाइड होने लगते हैं और जिसे जो भी सब्जेक्ट लेना होता है वो उस क्लास में जाकर बैठ जाता है। वहीं पूनम भी कॉमर्स वाले क्लास में जाकर बैठ जाती है और इस तरह पूनम खूब पढ़ाई करती है। लेकिन साल के आखिरी पेपर में पूनम अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाती है और पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर देती है। इस तरह पूनम 11वीं कक्षा में फेल हो जाती है और फिर रोते रोते घर आती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, मैंने कॉमर्स तो ले ली लेकिन मैं फेल हो गई और मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। माँ, मैंने बच्चों के कंपार्टमेंट भी देखे हैं लेकिन मैं तो पूरा ही फेल हो गई हूँ। बेटा, जितना पैसा मैं इकट्ठा करके तुम्हारी पढ़ाई पर लगा सकती थी उतना मैंने लगाया है, लेकिन तुमने मेरा दिल दुखा दिया और तुम फेल हो गई। इतने सालों से मैं मेहनत करती आ रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को अफसर बनाऊंगी या सीए बनाऊंगी, लेकिन तुमने तो मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं किया।
मेरे लिए आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कह लीजिए। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होगी और मैं कोई दूसरा कोर्स कर लेती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों की तरह किसी पार्लर में काम करने लगूंगी और आपकी हेल्प करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रेखा भी अपनी बेटी पूनम के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। और कुछ दिनों बाद रेखा को एक बहुत ही अच्छा लड़का मोहित मिल जाता है, जो 12वीं तक पढ़ा होता है और अपनी खुद की साड़ी की दुकान चला रहा था। ऐसे ही एक दिन रेखा लड़के और लड़के की माँ को अपने घर बुलाती है और इस तरह पूनम और मोहित की शादी तय हो जाती है। और कुछ दिनों बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकलता है और तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकी और ना ही अपने सपने पूरे कर पाई और सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया और मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है सिवाय इस कमल फूल के लहंगे के, जो कि मुझे एक गरीब बूढ़ी औरत ने मेरी शादी पर दिया था। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आपने पूनम को इतना पढ़ाया लिखाया है, इतना ही काफी है और आपसे मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। माँ, आपने अपनी शादी का ये कमल फूल का लहंगा अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी माँ का लहंगा पहनूंगी। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं इसे आने जाने के लिए रख लूंगी और बहुत ही संभाल कर रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। इस तरह कुछ दिनों बाद पूनम और मोहित की शादी हो जाती है और पूनम अपनी माँ का दिया हुआ कमल फूल का लहंगा अपने साथ लेकर जाती है। और पूनम जब अपने ससुराल पहुँचती है तो उसकी सास उससे कहती है, ये लहंगा तेरी माँ ने दिखावे के लिए तुझे दिया है, लेकिन तू अपने साथ और कुछ भी नहीं लाई। ऊपर से ये पुराना लहंगा और उठा लाई। इन सब से काम नहीं चलता। तेरी माँ को मैं एक दिन हिंदी में समझा कर आऊंगी। वो तो पूरा समाज वहाँ खड़ा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दहेज के बिना तो सारे काम अधूरे हैं। पूनम अपनी सास की ये बात सुनकर बहुत उदास होती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 1 महीना हो जाता है। मोहित अपनी साड़ी की दुकान के बिजनेस में अचानक घाटा खाने लगता है और घर आकर अपनी पत्नी पूनम के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तेरे तो कदम ही गंदे हैं। तेरे आते ही मेरा काम धंधा चलना बंद हो गया है। तेरे जैसी मनहूस औरत घर में आ जाए तो घर बर्बाद होकर रह जाए। तमीज से बात करो मोहित, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम्हें कोई दिक्कत है या परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन ये अश्लील शब्द मेरे लिए दोबारा यूज मत करना। तुझसे तो बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। चल जा यहाँ से, मेरा और दिमाग मत खराब कर, पागल औरत कहीं की। पूनम अपने पति की बुरी बुरी बातें सुनकर मन ही मन बहुत उदास होती है और अपनी माँ के यहाँ जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। सब कुछ पता चलने के बाद रेखा कहती है, बेटा, यही होती है शादी, जिसके कारण मैं तुझे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं तू किन चक्करों में पड़ गई और तूने पढ़ना लिखना छोड़कर कॉमर्स ढंग से नहीं कर पाई और पहले ही फेल हो गई। छोड़ो, ये बातें तो पुरानी है, लेकिन तू अब इन सब चीजों की आदत डाल ले, क्योंकि यही शादीशुदा जिंदगी कहलाती है। इसमें तुझे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा और बातें भी सहन करनी पड़ेंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अगर समय से पढ़ लेती तो मैं आज अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती, लेकिन अपने दोस्तों की बहकावे में आ जाने के बाद मैंने पढ़ाई से मुंह फेर लिया। पर हुआ क्या, मेरा ही घाटा हुआ ना। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर रेखा अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पाती और पूनम के ससुराल जाती है और मोहित को समझाती है। बेटा, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड और प्यार के साथ पाला है। तुम्हें अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत करोगे तो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा
और फिर पूनम भी पढ़ी लिखी हुई है, वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन इस तरह अगर तुम उसको बुरा भला बोलोगे तो उसका भी मूड खराब रहेगा और साथ में तुम्हारा भी। इसलिए शादी का रिश्ता एक वो रिश्ता है जिसे दोनों तरफ से निभाना होता है, वरना रिश्ता टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। और तुम जानते हो कि पूनम बहुत समझदार लड़की है। जी हाँ, मैं जानता हूँ आपकी पूनम कितनी समझदार है। हमेशा मेरा दिमाग ही खाती रहती है। लेकिन आपको लगता है कि मैं उसे ढंग से नहीं रखता, तो मैं इसे कल ही डाइवोर्स दे देता हूँ और फिर आप इसे उतने ही लाड प्यार के साथ पाल लेना। मोहित की ये सारी बातें सुनकर रेखा का मन परेशान हो जाता है और वो अपनी बेटी के कमरे में जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और उसके पति में भी बुद्धि आ जाए कि उसको कभी बुरा भला ना कहे। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि रातों रात इन माँ बेटे की बुद्धि पलट जाए और मेरी बच्ची यहाँ पर खुशी खुशी सभी के साथ रहने लगे, जिससे मेरी भी चिंता कम हो जाएगी और मैं भी खुश रह सकूंगी। हे ऊपर वाले, कुछ उपाय दे दे। रेखा अपनी बेटी के कमरे में बैठकर ये सब सोच ही रही होती है कि अलमारी में रखे रेखा के पुराने कमल फूल के लहंगे के चारों ओर एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी को देखकर रेखा चौंक जाती है। अरे, ये रोशनी कैसी निकल रही है? जैसे ही रेखा उस लहंगे के नजदीक पहुंचती है तो देखती है कि लहंगा चमचमाता हुआ कमल फूल की तरह दिख रहा है और तभी लहंगा कहता है, तुम्हें याद है रेखा, ये कमल फूल का जादुई लहंगा तुम्हें एक गरीब बूढ़ी औरत ने तुम्हारी शादी पर दिया था, जो कि असल में रानी परी थी। और ये लहंगा तुमने कभी अपने संदूक से बाहर नहीं निकाला, वरना तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें परेशानियां आई, मैं सब कुछ ठीक कर सकता था। लेकिन अब जब तुमने मुझे बाहर निकाला तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में जितनी भी मुश्किल है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। क्या एक लहंगा मेरी बेटी की जिंदगी कैसे ठीक कर सकता है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? क्योंकि मैंने पहली बार लहंगे को बोलते हुए देखा है। हाँ, तुम अपनी बेटी से कहो कि वो इस कमल फूल के जादुई लहंगे को अपने हाथों में लेकर जो भी मांगेगी, उसकी हर इच्छा मैं पूरी करूँगा। इस तरह उसकी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगेगी और उसका पति भी उससे खुश रहेगा, साथ में उसकी खड़ूस सास भी। रेखा जादुई लहंगे की बात सुनकर अपनी बेटी पूनम को जादुई कमल फूल का लहंगा हाथ में दे देती है और कहती है, ये लो बेटा, ये जादुई कमल फूल का लहंगा है। बेटा, तुम इससे जो भी मांगोगी, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अगर ऐसा होता है असलियत में तो मैं जरूर अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी करना चाहूँगी। हे जादुई कमल फूल के लहंगे, मेरे पति का सारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे ताकि वो मुझसे अच्छे से बात करे और हमेशा खुश रहे। पूनम इतना कहती है और लहंगे के चारों ओर एक बहुत ही सुंदर रोशनी आती है और मोहित की दुकान में चली जाती है। और अगले दिन जब मोहित काम पर जाता है तो उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और वो एक ही महीने में इतना कमाता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। ये सब देखकर पूनम भी बहुत खुश होती है और मोहित कहता है, अरे सुनती हो, पता नहीं रातों रात क्या जादू हो गया कि मेरा काम इतना अच्छे से चलने लगा कि मैं ढेर सारे पैसे कमा रहा हूँ। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा पूनम। अपने पति मोहित को इतना खुश देख पूनम उसे जादुई कमल फूल के लहंगे के बारे में बताती है। अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम तुम्हारी माँ के दिए हुए जादुई कमल फूल के लहंगे से ढेर सारा पैसा मांगे और अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम जरूर जादुई कमल फूल के लहंगे से ढेर सारे पैसे मांगेंगे और वो हमारी इच्छा को पूरा करेगा, जिससे हम अपनी जिंदगी चैन से जीने लगेंगे।
इस तरह पूनम और मोहित दोनों ही जादुई कमल फूल के लहंगे को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा उससे कहते हैं और वो जादुई कमल फूल का लहंगा उनकी हर इच्छा पूरी करता है और धीरे धीरे इसी तरह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। अपनी बेटी पूनम का घर अच्छे से चलता देख रेखा को भी मन में ठंडक पड़ जाती है और वो भी बिना किसी चिंता के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। और अब मोहित एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल देता है अपनी साड़ियों का और मोहित और पूनम दोनों ही एक बड़े से घर में अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं और इस तरह सभी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगे। जयपुर गांव में सिम्मी और पूजा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सिम्मी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वहीं पूजा के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों सहेलियों में बहुत अंतर था। सिम्मी हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती थी, वहीं पूजा के पास कुछ ना होते हुए भी वो हर किसी की मदद करती और हमेशा खुश रहती थी। पूजा हर काम में एक्सपर्ट थी, उसे हर काम आता था। ऐसे ही पूजा अगर सिम्मी के घर जाती तो उसकी माँ के कामों में भी उनकी मदद करती थी। ये देखकर सिम्मी की माँ नीलिमा भी पूजा की बहुत तारीफ करती थी। सिम्मी बेटी, आज काम वाली बाई नहीं आई और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बेटी आज खाना तुम बना लो। माँ, आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हो? मुझे ना तो ये काम आता है और ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है। नौकरानी नहीं आई तो क्या हुआ? आप खुद क्यों नहीं बना लेती? मैंने कहा ना बेटी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले मैंने तो तुमको इन कामों के लिए कभी बोला क्या? और वैसे भी तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये सारे काम आने चाहिए। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या अपनी सास को भी यही कहोगी? ओफो माँ, बस काम और शादी, बस यही सुनाते रहती हो। मेरी भी तो लाइफ है, मुझे इसे खुलकर जीने दो। इतने में ही सिम्मी के पिता ओम प्रकाश वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नीलिमा, तुमने मेरी फूल सी बच्ची को ऐसा क्या कह दिया जो इसे इतना गुस्सा आ रहा है? आपने ही इसे इतना लाड प्यार देकर सर पर चढ़ा रखा है। मैं जब भी इससे कुछ भी कहती हूँ तो हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे हमसे नहीं तो कम से कम अपनी सहेली पूजा से ही कुछ सीख ले। इतनी गरीब है बेचारी, लेकिन देख लो उसे हर काम आता है। नीलिमा की ये बात सुनकर भी ओम प्रकाश उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए नीलिमा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के मुँह से पूजा की तारीफ सुनकर सिम्मी को अब उससे जलन होने लगती है। उस पूजा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जिसको देखो बस उसी की तारीफ किए जा रहा है। मुझे उस गरीब को अपनी सहेली बनाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों के बाद सिम्मी के माता पिता उसकी शादी दिनेश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। दिनेश दिखने में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन सिम्मी के पिता की तरह ही वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपनी शादी की खबर सुनाने के लिए सिम्मी पूजा के घर जाती है। आओ सिम्मी, मेरी प्यारी सहेली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम चाय की बात कर रही हो? मुझे तो तुम्हारे घर में घुटन हो रही है। एयर कंडीशनर में रहने वाली तुम्हारी मामूली सी झोपड़ी में आई है। तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। अरे वाह सिम्मी, तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरी भी शादी तय हो गई है और अगले महीने ही शादी है। होगा कोई गवार तेरे जैसा गरीब या मजदूर। सिम्मी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक बहुत हैंडसम सा लड़का हाथों में फूलों का बुके लेकर पूजा के पास आकर कहता है, हेलो पूजा, ये बुके मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पूजा शर्माती हुई बुके लेकर सिम्मी को दूसरे कमरे में लेकर जाती है। तभी सिम्मी पूजा से पूछती है, अरे पूजा, कौन था वो लड़का जो तुम्हें फ्लावर्स का बुके दे रहा था और दिखने में कितना स्मार्ट लग रहा था? सिम्मी, वो मेरे होने वाले पति अनुराग हैं और तुम्हें पता है उनका सिंगापुर में बहुत बड़ा बिजनेस है।
पूजा की बातें सुनकर सिम्मी जल भूनकर आग बबूला हो जाती है, क्योंकि पूजा का पति इतना स्मार्ट है और साथ ही उसका इंटरनेशनल बिजनेस है, जिससे सीमा को और ज्यादा जलन होने लगी। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम्हारे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? सिम्मी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हें उनके बारे में कुछ बता रही थी। सब समझती हूँ मैं कि तुम क्या बताना चाहती हो। मेरे होने वाले पति बस थोड़े सांवले हैं, लेकिन तुम्हारे पति से 25 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। मैं तुम्हें बस अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी। मेरे डैड ने बहुत बड़ा हॉल बुक किया है, तुम शादी में जरूर आना और हाँ, खाना भी खा कर जाना। इतना कहकर सिम्मी वहाँ से चली जाती है और इधर पूजा के माता पिता भी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। पूजा की माँ, अभी शादी की इतनी तैयारियाँ करनी बाकी है और मैंने मुनीम जी से कर्जा भी लिया है, पर खर्च इतना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी सारे इंतजाम कैसे होंगे। ऊपर वाले ने हमारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे और बड़े घर में लगाया है। ऊपर वाले ने चाहा तो सारे इंतजाम भी हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तभी वहाँ पर पूजा आती है और कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है, आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर पूजा अपने माता पिता के साथ सिम्मी की शादी में जाती है। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सहेली। वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? पूरे 5 लाख का लहंगा है, 5 लाख का। ऐसा लहंगा तो तुम अपने सपने में भी कभी नहीं पहन सकती। सिम्मी की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा भी ठान लेती है कि वो भी सिम्मी से अच्छा लहंगा पहनेगी। फिर पूजा के दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार पूजा सफल भी हो जाती है और एक बहुत सुंदर सा लहंगा तैयार कर लेती है। वाह मेरी बच्ची, तूने कितना अच्छा लहंगा सिला है। हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि तेरा लहंगा कहाँ से लेंगे, क्योंकि पैसों की बड़ी परेशानी थी। लेकिन हमारी इस परेशानी को भी तूने खत्म कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत नाज है मेरी बेटी। इधर सिम्मी अपने पति के साथ पूजा के घर आती है कि शादी की तैयारियां कैसी हो रही हैं। फिर सिम्मी जैसे ही पूजा का लहंगा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिम्मी, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे जैसा लहंगा नहीं पहन सकती। लो देखो, मैंने तुमसे भी ज्यादा अच्छा लहंगा सिला है। सिम्मी मन ही मन सोचती है, वाह सिम्मी, ये पूजा तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब मैं किसी भी हाल में इसको इसकी शादी पर ये लहंगा नहीं पहनने दूंगी। इतना बोलकर सिम्मी वहाँ से चली जाती है और रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद वो वापस से पूजा के घर चुपके से आकर उसका लहंगा जला देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और जब सुबह में पूजा उठती है तो देखती है कि उसका लहंगा पूरे तरीके से जल चुका है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी के पैसे खर्च करके इस लहंगे का सारा सामान खरीदा था, पर ये पता नहीं कैसे जल गया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? पूजा को रोता हुआ देखकर उसकी माँ और पिता बहुत उदास हो जाते हैं। मत रो मेरी बच्ची, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुझे कहीं से भी दूसरा लहंगा ला कर दूंगा। पिताजी, आप लोगों ने पहले ही मेरी शादी की वजह से इतना कर्ज ले रखा है, लेकिन अब मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मेरे पास जो साड़ी है मैं शादी में उसे ही पहन लूंगी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है और दूर कहीं उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी गांव में एमिली नाम की एक परी आया करती थी। उसे गांव वालों के साथ रहना, घूमना फिरना और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एमिली परी आज भी आई हुई थी और तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते भागते वो अचानक से गिर जाती है। परी को गिरा हुआ देखकर पूजा उसे उठाकर बोली, अरे आपको लगी तो नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये गिरना पड़ना तो रोज का लगा रहता है। वैसे मेरा नाम एमिली परी है, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है।
ओह अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। इसके बाद परी पूजा से खूब सारी बातें करती है, लेकिन पूजा बस उदास बैठी हुई थी। लगता है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं परी जी, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। आप प्लीज मत जाओ। वही तो, मैं तुम्हें अपने परी लोग की इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ, पर तुम हो कि उदास की उदास हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर पूजा अपनी सारी बातें परी को बताती है। बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अपने परी लोग का एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा दूंगी। क्या सच में परी जी, आप मुझे लहंगा देंगी? हाँ पूजा, क्यों नहीं। हम परियों को तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो बनाया गया है। फिर एमिली परी इतना बोलकर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। मेरी प्यारी सहेली पूजा के लिए ये प्यारा सा परी लोग का जादुई नील कमल फूल का जादुई लहंगा। इस लहंगे को पहनकर तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। वाकई में परी जी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुंदर लहंगा दिया। मैं इसे कल ही अपनी शादी में पहनने वाली हूँ। और हाँ, आप मेरी शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो घूमना फिरना, शादी देखना बहुत पसंद है। मैं तो तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इसके बाद पूजा नील कमल फूल के जादुई लहंगे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी शादी वाले दिन पूजा उस लहंगे को पहन लेती है। नील कमल फूल के लहंगे को पहनकर पूजा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी जब अचानक से सिम्मी ने पूजा का नील कमल फूल का लहंगा देखा तो वो जल भून कर बोल पड़ी, मैंने तो उस दिन तुम्हारा लहंगा जला दिया था और तुम फिर से उससे भी सुंदर लहंगा कहाँ से खरीद लाई? अच्छा, तो तुमने उस दिन मेरा लहंगा जलाया? बचपन से आज तक मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना और तुम्हारी हर खुशी में खुश थी। लेकिन तुम कैसी सहेली हो जो मेरी छोटी खुशी भी तुमसे देखी नहीं गई? ऐसी दोस्त या सहेली मुझे नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पूजा की बातें सुनकर सिम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और सिम्मी पूजा से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पूजा की शादी अनुराग से हो जाती है और वो उस दिन के बाद से अनुराग के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। देखो, सामने से कौन आ रहा है? ऐसा लगता है मिट्टी में नहा कर आ रही है। पता नहीं क्लास टीचर इसे क्लास में बैठने कैसे देती है। और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और पुराने हैं। अरे तुम दोनों मुझे देखकर ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? मैं हर रोज नहा कर आती हूँ। मेरे कपड़े पुराने हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं धुले हुए कपड़े पहनती हूँ और मैं क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ। बड़ी आई अपने आप को क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट कहने वाली। एक गरीब टीचर हमारा मुकाबला करेगी, हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं गरीब हूँ तो क्या, कोई मुझे कुछ भी कह दे मैं चुपचाप नहीं सुनने वाली, समझी? छवि एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ रूपा मिट्टी के मटके बनाया करती थी। मिट्टी के मटके बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन, सुनो छवि बिटिया, गांव की नदी के पास से थोड़ी मिट्टी ले आओ। मुझे बहुत सारे मटकों का ऑर्डर आया है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर मिट्टी लेकर आती हूँ। छवि नदी से मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर लौटती है तो रास्ते में उसे साहिल मिलता है जो कि उसकी क्लास में ही पढ़ता है। अरे छवि, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर पर जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है। तुम शाम को मेरे घर पर जरूर आना। छवि ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ठीक है साहिल, मैं शाम को तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगी। फिर छवि खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, आज खाना मैं बाहर ही खाऊंगी, आप समय पर खाना खा लेना। वो सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन बाहर कहाँ खाओगी? अरे माँ, गांव के मुखिया जी के बेटे साहिल का जन्मदिन है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है माँ, इसलिए उसने मुझे अपने जन्मदिन पर इनवाइट किया है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम चली जाना, लेकिन समय से घर लौट आना। फिर शाम की पार्टी के लिए छवि अपने कपड़े देखने लगती है। अरे मैं इनमें से कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। सब लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ पर साहिल आ जाता है। अरे छवि, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? साहिल, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं ये पुराने कपड़े पहन कर आई तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए सॉरी साहिल, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं छवि, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की पहचान तो उसके विचार और कर्मों से होती है। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए पार्टी में आज शाम को तुम जरूर आओगी। मैं बस तुम्हें यही कहने आया था। अब मैं चलता हूँ। साहिल की बातें सुनकर छवि खुश हो जाती है और अपनी पुरानी ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में उसकी क्लास की लड़कियां प्रियंका और सेजल भी आती हैं। छवि को देखकर वो दोनों बातें करने लगती हैं। अरे इस छवि की बच्ची को तो देखो, इतनी बड़ी पार्टी में इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। ए छवि, तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है क्या, जो भी कारण बनकर पार्टी में आ गई? ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो सेजल? इसकी माँ तो मटके बनाती है, मटके। इसके लिए ड्रेस कहाँ से ले पाएंगी? मुझे तो इसके अंदर से भी गोबर जैसी बदबू आती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे छवि, तुझे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? हमें बोलती, हम तेरा खाना घर पर भिजवा देते। इतना कहकर दोनों हंसने लग जाती हैं और छवि रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। ये दोनों चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा बनती हैं। इनके पास पैसा है तो कितना इतराती है। अब हम गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वहीं नदी के दूसरी तरफ एक जादूगरनी नहा रही थी। उसका बहुत ही सुंदर कमल फूल का लहंगा तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर आ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमल फूल का लहंगा है, लेकिन ये है किसका? इतना कहकर छवि तुरंत ही नदी में कूद जाती है और उस लहंगे को निकाल कर बाहर ले आती है। अरे ये कितना सुंदर है, पर ये किसका कमल फूल का लहंगा है? कितनी देर से पानी में गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी गीला ही नहीं हुआ। ये किसका हो सकता है? छवि वहाँ बैठकर काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन उस लहंगे को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। लगता है ये कमल फूल का लहंगा किसी का भी नहीं है, कोई इसे फेंक कर चला गया। कितना सुंदर लहंगा है, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कम से कम पार्टी में जाकर खाना तो खा लूंगी। छवि जल्दी से वो कमल फूल का जादुई लहंगा पहन लेती है। लहंगे को पहनते ही छवि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और फिर वो साहिल की जन्मदिन पार्टी में चली जाती है। हर कोई छवि को देखकर हैरान रह जाता है। तभी प्रियंका और सेजल मुंह बनाते हुए छवि के पास आती हैं। छवि की बच्ची, अभी तक तो फटी हुई ड्रेस पहनकर आई थी, अब इतना सुंदर कमल फूल का लहंगा कहाँ से लेकर आई है? अरे चुरा ली होगी कहीं से। अरे इसे कौन अपना लहंगा देगा? इतना सुंदर लहंगा खरीदने की तो इसकी औकात भी नहीं है। इतना कहकर प्रियंका और सेजल जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। तभी छवि दोनों से कहती है, तुम दोनों ज्यादा मत हंसो, ये मेरा ही लहंगा है। मेरी माँ मेरे लिए खुद लेकर आई है और तुम मुझे हमेशा चिढ़ाती ही रहती हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूँ। फिर छवि खाना खाकर अपने घर चली जाती है। घर पहुँचते ही उस कमल फूल के लहंगे से एक आवाज आती है, सुनो छवि, मैं जादुई कमल फूल का लहंगा हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। बोलो आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। इस तरह तुम उन दोनों शैतान लड़कियों को भी सजा दिला सकती हो। वो दोनों तुम्हारे ऊपर कितना हंस रही थी, मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो ये कमल फूल का लहंगा जादुई है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जादुई लहंगे। वो दोनों लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई हैं। मुझे उन्हें अब सबक सिखाना ही होगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी।
फिर छवि जादुई कमल फूल का लहंगा पहनकर प्रियंका के पास जाती है। तभी प्रियंका छवि को वहाँ देख गुस्से में बोलती है, अरे ओ भिकारत, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ। आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। तभी प्रियंका छवि के वश में हो जाती है। जी मालकिन, बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे वाह, ये तो सच में जादुई लहंगा है। ये जंगली बिल्ली मेरे वश में हो गई है, लेकिन मैं इससे कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हाँ, ये मुझे गोबर बोल रही थी ना, यही सही मौका है। बाहर भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे उठाओ और उस गोबर को अपने मुंह पर लगाओ। जी मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। फिर प्रियंका बाहर जाकर भैंस के गोबर को उठाकर अपने मुंह पर लगा लेती है। ये देखकर छवि जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुझे तो सबक सिखा दिया, अब बारी सेजल की है। उसके बाद छवि सेजल के पास जाती है। अरे छवि की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अभी बताती हूँ तुझे। आब्राकाडाब्रा गीली गीली छू। तभी सेजल भी छवि के वश में हो जाती है। जी बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुमने अपनी अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हैं वो सब गरीबों में बांट दो और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगो, समझी? जी ठीक है मालकिन। सेजल बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि छवि ने उसे करने को कहा। वो अपने कपड़े गरीबों में बांटकर खुद भिखारी बनके फुटपाथ पर बैठ गई। ये देखकर छवि बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त साहिल के पास जाती है और उसे जादुई कमल फूल के लहंगे के बारे में सारी बातें बता देती है। देखो छवि, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। छवि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो साहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस कमल फूल के लहंगे को वहीं पर छोड़ कर आऊंगी जहाँ से मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद छवि अपने घर पर आ जाती है और उस कमल फूल के लहंगे को उतार देती है। वो जादुई कमल फूल के लहंगे को वापस लेकर जाने ही वाली थी कि वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी अपने जादुई कमल फूल के लहंगे को ढूंढते ढूंढते छवि के घर पर पहुंच जाती है। तभी वो छवि की माँ रूपा से कहती है, सुन औरत, मेरा जादुई कमल फूल का लहंगा कहाँ पर है? चोर कहीं की, जल्दी से मेरा लहंगा मुझे वापस कर, नहीं तो तुझे अपने जादू से बिल्ली बना दूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका लहंगा क्यों चुराऊंगी भला? तू मेरा मजाक बना रही है। चुपचाप मेरा जादुई कमल फूल का लहंगा मुझे वापस दे दे। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुझे पता नहीं मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे पास आपका कोई लहंगा नहीं है। लगता है तू ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगी। तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वहाँ पर छवि आ जाती है। ठहरो, मेरी माँ को कुछ मत करना। इस थैले में तुम्हारा जादुई कमल फूल का लहंगा है और ये लहंगा मुझे नदी के किनारे मिला था। फिर उसके बाद छवि जादूगरनी को वो सारी बातें बता देती है। छवि की बातें सुनकर जादूगरनी खुश हो जाती है। मैं तुझसे बहुत खुश हुई लड़की। उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से जादुई गुलाब फूल का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये जादुई गुलाब फूल का लहंगा है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर जादुई गुलाब फूल के लहंगे से छवि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और फिर वो हंसी खुशी से अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।